नमस्कार दोस्तों, एसएससी के एडवांस मैथ को आसान बनाने के लिए आपके सामने एक बार फिर से हम हाजिर हैं। ऐसे एक एसएससी के एडवांस मैथ की नई सीरीज नंबर 12 के साथ। दोस्तों, आप सभी जानते हैं जैसे कि इस सीरीज में हम 4 टॉपिक कवर करा रहे हैं: ज्योमेट्री, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और एक ट्रिग्नोमेट्री। दोस्तों, यदि आप एसएससी में सिलेक्शन चाहते हैं तो आपको अपने चारों सब्जेक्ट्स में से 2 सब्जेक्ट तो इतने अच्छे करने पड़ेंगे कि आपके बटे के बटे मार्क्स आ जाएं। और जीएस और इंग्लिश अस्थायी सब्जेक्ट है, इनमें आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि इसमें आप बटे के बटे नंबर ले पाएंगे, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग में निश्चित रूप से आप पूरे के पूरे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि मैथ्स में और रीजनिंग में आपको कोई भी कॉन्सेप्ट आपसे बाहर ना जाए, और जैसे आप एग्जाम में बैठे आपको क्वेश्चन देखते ही अप्रोच भी पता लग जाए और क्वेश्चन का सोल्यूशन भी, आंसर भी दोस्तों टाइम से पहले आ जाए। तो इसी दिशा में हम आपको आगे लेकर चलते हैं, समय बर्बाद ना करते हुए। 10 क्वेश्चन की हमारी दोस्तों सीरीज होने वाली है, और पहले क्वेश्चन है हमारा इस सीरीज में ज्योमेट्री का। दोस्तों देखिए, ज्योमेट्री जितने भी क्वेश्चंस होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन में मैं आपको 2 से 3 पॉइंट्स बताने वाला हूं। तो आप कोशिश करिए एक नोटपैड साथ लेकर चलें, कि जैसे ही आपको कुछ चीज नया सीखने को मिलता है तुरंत आप अपने नोटपैड में लिख लें, और वीडियो पॉज करने के बाद या वीडियो खत्म होने के बाद आप उसको दोबारा रिवाइज करें। जब आप हमारी नई सीरीज देखें तो आप नई सीरीज देखने से पहले भी इस कंटेंट का आप रिवीजन करें जो आपने लास्ट सीरीज में सीखकर नया सीखा था, और जो आपको नेक्स्ट सीरीज में मिलने वाला है उसको आप उसमें ऐड ऑन करते जाइए। आप विश्वास कीजिए, यदि आप 30 से 35 वीडियो आपने हमारी देख ली, आप जो आज वर्तमान में और 30 से 35 वीडियो के देखने के बाद जो आप होने वाले हैं उसमें और आज में आप में बहुत बड़ा अंतर आने वाला है। निश्चित रूप से आप मैथमेटिक्स में इतने नंबर ले पाएंगे जो आप एएसओ या जीएसटी इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर, जो भी आप पद जहां चाहते हैं आपको निश्चित रूप से वहां देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पहले की तरफ हम चलते हैं। पहला क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर है एसी के। तो दोस्तों सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे, पेपर में जो दिया गया है उसका यूज करना सीखिए। जैसे यहां पर कहा है कि त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर ए सी, यानी दोनों भुजा इसके बराबर है, तो इसका मतलब ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। निश्चित रूप से इसका यूज होगा। आगे देखते हैं क्या है कि बीसी को डी तक बढ़ाया गया, इस भुजा बीसी को डी तक बढ़ाया गया। दोस्तों डी पॉइंट हमारा यहां पर है, इस प्रकार बढ़ाया गया कि ए सी बराबर है सी डी के, यानी कि ए सी ये वाली भुजा सी डी के बराबर, यानी कि इसके बराबर है। तो दोस्तों अब जो जो दिया गया है इसका हम यूज करना शुरू करेंगे। सबसे पहले आप समझ जाइए कि ये दोनों भुजा बराबर, तो इसका मतलब ये दोनों कोण बराबर है, अर्थात अगर ये एक्स है तो ये भी दोस्तों एक्स होने वाला है। चलिए, इनने और क्या दिया है कि यदि एंगल बी ए डी 84 है, बी ए डी, इसका मतलब है दोस्तों बी ए डी पूरा एंगल है 84 डिग्री। चलिए, पूछा है बी ए सी, बी ए सी यानी कि इस पूरे में से केवल ये वाला हिस्सा आपसे पूछा गया है। दोस्तों चलिए देखते हैं हम इसे किस तरीके से सोल्व करेंगे। सबसे पहले जो जो दिया गया उसको यूज कर लेते हैं। इसने ये दोनों भुजा बराबर दी थी तो ये कोण इसके बराबर है, अर्थात ये अगर ये एक्स है तो ये एक्स है। और मैं जानता हूं एक त्रिभुज का बहिष्कोण। बहिष्कोण क्या होता है कि यदि हम किसी त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ा दें तो ये कोण इन अपने अंत अभिमुख कोणों के, यानी कि अपने अंदर के सामने वाले कोणों के योग के बराबर होता है। अर्थात अगर ये कोण 50 डिग्री है और ये 30 डिग्री है तो दोस्तों ये 80 डिग्री आने वाला है। तो ये बहिष्कोण है, इसे इंग्लिश में एक्सटीरियर एंगल भी बोलते हैं। तो अगर ये एक्स है और ये एक्स है तो दोस्तों ये भी 2x डिग्री आने वाला है। अब आप ये मुझे ये बताइए दोस्तों, ये मैंने x के स्थान पर मैं इसे कुछ और लेना चाहूंगा। जैसे यहाँ पर ये पोर्शन है, हमने x माना है, इसको मैं मान के चल रहा हूँ कि ये इनने y भुजा है, क्योंकि मैंने x आपको ऑलरेडी यहाँ मान रखा है। अब सोचिए, अगर ये दोस्तों ये 2x है, दोनों ये भुजा भी बराबर थी, तो ये 2x है तो ये भी 2x बराबर होने वाला है। क्यों? क्योंकि एक समद्वि बाहु त्रिभुज में बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यदि कोई त्रिभुज है जिसकी 2 साइड बराबर है तो इसके सामने वाला कोण इसके सामने वाले कोण के बराबर होगा, अर्थात अगर ये x है तो ये भी x होने वाला है। तो यहाँ पर ये 2x था तो ये भी 2x। अब ये बताइए, आपके सामने एक त्रिभुज है जिसमें ये कोण पता है, ये कोण पता है, ये कोण, तो इन तीनों कोणों का योग होगा दोस्तों 180, y प्लस 2x प्लस 2x। क्यों? क्योंकि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180, तो y प्लस 4x की वैल्यू दोस्तों 180 डिग्री देखने को आपको मिलेगी। चलिए, अब आप मुझे एक बात और बताइए, ये पूरा कोण यानी कि यहां से यहां तक और ये पूरा 84 था, यानी कि y और x, यानी कि y प्लस x की वैल्यू दे रखी है 84 डिग्री। अब यदि मैं इनको सोल्व करूं तो y से y कैंसिल हो गया, 4x में से x गया तो ये 3x बचा, तो 3x बराबर दोस्तों 96 डिग्री। अब जब 3x 96 है तो x का मान दोस्तों 32 डिग्री आने वाला है, यानी कि ये ऊपर वाला जो कोण है ये 32 डिग्री। अब सोचिए, ये पूरा 84 था जिसमें ये 32 है, तो ये कितना बचा, तो 84 में से अगर मैं 32 घटा दूंगा दोस्तों 52 डिग्री आंसर आएगा। इसलिए ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको इसमें बहिष्कोण प्रमेय का भी पता लगा होगा, और यदि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर तो उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो ये दोनों
कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। तो आप कोशिश कीजिए क्वेश्चन में जो दिया गया है पहले हम उसका यूज करेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का दोस्तों क्वेश्चन है ये कि x बराबर 3 और y बराबर -8 के लेखा चित्र का मतलब ये जो लाइन है एक दूसरे को कहाँ काटते हैं भाई। आप याद रखें कि दो लाइन हमेशा एक पॉइंट पर काटते हैं और पॉइंट होता है x, y। यहाँ पर दोस्तों x की वैल्यू 3 है तो ये 3 आ गया, और y की वैल्यू -8 तो ये -8 आ गया, तो बिंदु आ गया 3, -8, इसलिए आंसर बी करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा क्वेश्चन। दोस्तों यदि आपको लग रहा है हमारा कंटेंट वास्तव में अच्छा है तो कोशिश कीजिए कि इस कंटेंट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप पहुंचाएं ताकि इसका बेनिफिट आपके साथ साथ हमें भी प्राप्त हो। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 की तरफ चलते हैं। यदि x एक वास्तविक संख्या है तो 4x² प्लस 4x प्लस 9 का न्यूनतम मान बताइए। दोस्तों जब भी एग्जामिनर अलजेब्रिक टर्म में न्यूनतम वैल्यू आपसे पूछेगा तो आप कोशिश कीजिए इसका पूर्ण वर्ग बनाया जाए। पूर्ण वर्ग का मतलब आप जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर चढ़ा हुआ है। आप समझते होंगे कि अगर 3 का वर्ग 9 है तो ये 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या कहलाता है। यदि 4 का वर्ग 16 है तो 16 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो जो किसी का वर्ग हो वो एक पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ऑलरेडी पूर्ण वर्ग है, तो इसका मतलब इसे मैं जानता हूँ a² प्लस 2ab प्लस b²। तो दोस्तों ये जो नंबर है a² प्लस 2ab प्लस b², ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो आप इसे भी इसी रूप में बनाएंगे। तो ये 4x² है तो इसे लिखूंगा मैं 2x का होल स्क्वायर। तो देखिए a का वर्ग मिल गया, प्लस 2 चाहिए तो मैंने 2 लिखा, a चाहिए, a हमारा दोस्तों यहाँ पर 2x है, इंटू b। अब आप सोचिए यहां पर एक ऐसी संख्या चुननी है कि 4x आ जाए, ऑलरेडी 4x है तो मैं 1 चुनूंगा। अब आप b का काम यहाँ 1 कर रहा है तो 1 का स्क्वायर मुझे चाहिए, यानी कि मुझे एक और चाहिए। 9 में से एक मैंने यहाँ लिख दिया तो मैं 8 दोस्तों इसके साथ साथ लेकर चलूंगा। तो आप मुझे ये बताइए मेरे दोस्तों कि यहां से यहां तक जो है ये 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर है प्लस 8, इसकी न्यूनतम वैल्यू चाहिए थी। तो न्यूनतम तब होगा जब ये सबसे कम हो, और मैं जानता हूं स्क्वायर 0 सबसे न्यूनतम वैल्यू होती है 0। अगर मैं उससे भी छोटा लूंगा तो अगर नेगेटिव नंबर लूंगा, नेगेटिव नंबर किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं होता। तो यदि मैं इसकी न्यूनतम वैल्यू बात करूंगा तो इसकी न्यूनतम वैल्यू है 0 प्लस 8, और 8 ऑलरेडी, तो आंसर आ गया 8। तो इसका न्यूनतम मान दोस्तों 8 है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। दोस्तों वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 आप पहले सोल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए, उसके बाद आप वीडियो ऑन कीजिए। चलिए मैं उम्मीद करता हूं आपने किया होगा। तो दोस्तों अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे और इसका वास्तविक रूप देखेंगे, वास्तविक इसका सॉल्यूशन देखेंगे जो है, तो इसका आंसर निकालने में आपको बहुत समय लगेगा। और पेपर में अगर आप इतना टाइम एक ही क्वेश्चन में दे दें तो निश्चित रूप से आप पेपर में सफल ही नहीं होना चाहते। तो कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन को आप मॉडिफाई करें ताकि हम इसका आंसर निकाल लें। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, x के स्थान पर मैं 0 पुट करूंगा और a के स्थान पर मैं 1 पुट करूंगा। तो देखिए क्या मिलने वाला है। जैसे मैंने 0 पुट करा है, 1 पुट करा, तो यह मिला मुझे -2 पहले ब्रैकेट से, दूसरे से मिला मुझे -5, ये 8 है दोस्तों, तीसरे से मिला मुझे 8 और चौथे से मिला मुझे -11। तो अगर आप इसका गुणनफल देखेंगे तो 5 दूनी 10 और 11 अट्ठे 88, 88 गुणा 10 में करेंगे तो ये 880 मिलेगा। अब आप सोचिए 880 में मैं कौन सी संख्या जोड़ूं कि ये पूर्ण वर्ग यानी किसी संख्या का वर्ग बन जाए। तो यदि मैं 72 जोड़ूंगा तो अगर 72 दोस्तों में ऐड कर दूं तो 72 ऐड करने पर ये 952 बनेगा। 952 किसी का भी वर्ग नहीं होता। अगर 880 में 64 जोड़ दो तो 944 बनेगा, तो ये भी किसी का पूर्ण वर्ग नहीं होता। अगर 49 जोड़ दो तो 880 और 49 939 मिलने वाला है, सॉरी 929 मिलने वाला। 929 भी किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होता, इसलिए ऑप्शन ये भी नहीं है। अगर 880 में 81 मैं जोड़ दूं तो दोस्तों 880 प्लस 81 तो मैं जानता हूं 961 होता है जो 31 का वर्ग है। तो इसका ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है। तो दोस्तों यदि आप एग्जाम में बैठे और आपने इन डिजिट्स को खत्म कर दिया तो निश्चित रूप से आप बाकी बच्चों से बेहद आगे निकल जाएंगे। और एक क्वेश्चन आगे ले जाने का मतलब है कि लगभग 400 रैंक आपको ऊपर ले जाना, और 400 रैंक ऊपर का मतलब है कि आप सिलेक्शन के नजदीक पहुंच चुके हैं। तो कोशिश कीजिए जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जो की मिस्टेक्स हैं, आप पेपर में बैठ के उन्हें ना करें और क्वेश्चन देखते ही आपको अच्छा मेथड दिमाग में आ जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव कर जाते हैं, सॉरी 5 की तरफ। ये कह रहा त्रिभुज पी क्यू आर की क्यूआर भुजा को एस तक बढ़ाया गया। चलिए भाई पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। एक त्रिभुज है दोस्तों हमारे पास, ये दोस्तों ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में इसने क्या कहा है कि भाई ट्रायंगल है पी क्यू आर, ये पी है, ये क्यू है और ये आर है। क्यू आर भुजा को, भुजा क्यू आर है यानी कि क्यू से आर की तरफ, इधर को हमने बढ़ाया कहां तक, एस तक बढ़ाया है। चलिए और एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर कौन सा है, पी क्यू आर है दोस्तों ये वाला एंगल, और एंगल पी आर एस, पी आर एस है ये वाला एंगल।
के द्विभाजक, दोस्तों ये समद्विभाजक है। तो ये समद्विभाजक का मतलब होता है जो वो रेखा जो किसी कोण को दो बराबर भागों में बांट दे, इसे एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं। तो इस एंगल को बाइसेक्ट करने वाली लाइन ये लाइन है दोस्तों। ये लाइन हमने आगे बढ़ा दी, ये बढ़ा दी, पता नहीं कहां तक आगे बढ़ देखते हैं कि टी पर मिलते हैं, यानी कि इसका भी द्विभाजक, ये दोनों द्विभाजक एक दूसरे को दोस्तों अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ बिंदु टी पर मिल रहे हैं। तो आप एक बात सिंपल ध्यान रखेंगे कि यदि इस कोण का द्विभाजक और इस कोण का द्विभाजक किसी बिंदु पर मिले तो ये जो कोण होता है इस वाले कोण का आधा होता है, अर्थात अगर ये 2x है तो उसका आधा ये x होगा। तो आप सोचिए पेपर में बैठने के बाद जो इसने दिया है तो एग्जामिनर दोस्तों इसके बेस पर सिर्फ एक ही क्वेश्चन देगा, इस वाले एंगल को देखकर इसे पूछेगा। अब आगे बढ़ते हैं, इनने यही दिया होगा कि तदनुसार यदि एंगल क्यू दे रखा है 80, दोस्तों ये 80 डिग्री दिया हुआ है। अब आप सोचिए अगर ये 80 है तो 80 का आधा ये 40 मिलने वाला है, इसलिए ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है। तो दोस्तों QTR ही पूछा है, QTR एग्जामिनर की मजबूरी है, वही पूछेगा जो निकाला जा सकता है। और यदि आपको पता है कि इतना देने के बाद क्या पूछता है तो निश्चित रूप से आप क्वेश्चन को आधा पढ़ेंगे, उत्तर पूरा लगा कर आएंगे और सिलेक्शन भी आपको निश्चित होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। दोस्तों ए की क्यूब बी इज इक्वल टू ABC इज इक्वल टू 180। ABC आर पॉजिटिव इंटीजर, ये पॉजिटिव इंटीजर है, धनात्मक पूर्णांक है। तो C का मान बताना है। तो दोस्तों वैल्यू दी हुई है 2 और अज्ञात राशि है 3। तो आप समझ जाइए हमें इसमें जुगाड़बाजी करनी पड़ेगी, हम इसे सोल्व तो कर ही नहीं सकते, हमें कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। अब जब हमें पहले ही पता लग गया कुछ ना कुछ सोचना है तो हम शुरू में सोचने की बात करेंगे। ABC दे रखा है, B से B खत्म, A से एक बार A खत्म, 2 बचा, तो A स्क्वायर का मान है C। तो मुझे एक बात ये पता लग गई, जो इसने वैल्यू पूछी है C की वो किसी न किसी नंबर का वर्ग है। तो दोस्तों माइनस में कोई भी संख्या किसी का वर्ग नहीं हो सकती, इसलिए पहला ऑप्शन कट गया। अब आप सोचिए अगर मैं C 25 मान लूं तो A का मान 5 मिलेगा। अब यदि A 5 है तो अगर यहाँ 5 रख दूं तो 125 आया, 125 से भाग करूंगा तो B का मान बटे में आएगा, लेकिन B धनात्मक पूर्णांक है तो बटे में नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ऑप्शन में 25 भी नहीं ले सकता। अब यदि मैं 4 ले लूं तो C का मान अगर 4 लूंगा तो A का मान दोस्तों 2 मिलेगा। अब यदि A का मान 2 है तो यहाँ 8 आएगा, और 8 से अगर 180 को भाग करूंगा तो वो भी बटे में आएगा। क्यों? क्योंकि B का मान 180 बटे अगर 8 में निकालता हूं मेरे दोस्तों तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 22.5 देखने को मिला। और B यहाँ पर इंटीजर होना चाहिए, यहाँ पर इंटीजर नहीं है तो इसका मतलब मैं 4 भी नहीं ले सकता। अब आप सोचिए 4 ऑप्शन में से हमें एक चुनना था, 3 कट चुके हैं, एक ही बचा है तो उसको चुनने की हमारी मजबूरी है, तो इसलिए आंसर हमारा डी करेक्ट है। लेकिन हम फिर भी एक बार देखेंगे ये सही भी है या नहीं। तो अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, अगर C का मान 1 है, भाई A स्क्वायर का मान था C और C का मान 1 लिया है तो A का मान भी 1 आएगा। अब सोचिए A भी 1 और C भी 1, तो B कितना, अगर A भी 1 रख दूं C भी 1 रख दूं तो B का मान डायरेक्टली 180 आएगा। अब आप ये बताइए क्या A B और C तीनों धनात्मक इंटीजर है या नहीं, तो इसका मतलब C का मान हमारा डी ही ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 7 क्या है। किसी त्रिभुज ABC में AB प्लस BC 12, CA प्लस BC प्लस CA 14, CA प्लस AB 18, तदनुसार उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, कितने सेंटीमीटर होगी जिसका परिमाप उक्त त्रिभुज के बराबर है, उक्त त्रिभुज के परिमाप के बराबर। तो सबसे पहले इसका परिमाप निकाल लेते हैं। भाई AB प्लस BC दे रखा है दोस्तों 12 सेंटीमीटर, BC प्लस CA दे रखा है 14 सेंटीमीटर, CA प्लस AB दे रखा है दोस्तों 18 सेंटीमीटर। यदि मैंने जोड़ देता हूं, सोचिए अगर जोड़ देता हूं तो AB 2 बार मिला तो 2 बार जोड़ना पड़ेगा, BC भी 2 बार, CA भी 2 बार, तो मैंने 2 बार लिया। AB प्लस BC प्लस CA की वैल्यू आ गई दोस्तों 18 12 30 44 सेंटीमीटर। तो AB प्लस BC प्लस CA कितना आ गया मेरे लाल, 22 सेंटीमीटर। यानी कि जितना इसका परिमाप 22 सेंटीमीटर उतना ही परिमाप वृत्त का होने वाला है। और मैं जानता हूं कि अगर वृत्त का परिमाप, वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होती है। अगर परिधि 44 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या 7 होती है, पर यह परिधि है 22 तो इसका मतलब आधी है तो त्रिज्या भी आधी होने वाली है, तो इसलिए डी करेक्ट है। दोस्तों आप इस बात को ध्यान रखेंगे पेपर में बैठकर कि त्रिज्या 7 होने पर, त्रिज्या 7 होने पर परिधि 44 होती है। अगर त्रिज्या को डबल कर देंगे तो परिधि भी डबल हो जाएगी, अगर त्रिज्या को 3 गुना कर देंगे तो परिधि भी 3 गुनी हो जाएगी।
और एरिया दोस्तों यहां पर होता है 154। तो अगर त्रिज्या डबल करेंगे तो एरिया 4 गुना हो जाता है, और यदि त्रिज्या 3 गुना करेंगे तो एरिया 9 गुना हो जाता है। तो आप बस इतना कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे पेपर में बैठकर कि यदि वृत्त की त्रिज्या 7 है तो परिधि 44 है और एरिया 154 है। दोस्तों ये बहुत ज्यादा यूज होगा पेपर में, विश्वास कीजिए। जब भी सर्कल का क्वेश्चन आया है तो त्रिज्या 7 ही आई है, या 7 का मल्टीपल आई है, या 7 का कोई फैक्टर आया है। 3.5 आ सकता है, 7 आ सकता है, 10.5 आ सकता है, 14 आ सकता है, 17.5 आ सकता है, 21 आ सकता है। तो आप कोशिश कीजिए कि 7 पर आप ध्यान रख लें ताकि कोई भी फॉर्मूला हम उपयोग ना करें। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव कर जाते हैं। एक त्रिभुज की 3 माध्यिका की लंबाई 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर है। भाई त्रिभुज है, उसकी माध्यिका है, माध्यिका मतलब मीडियंस दे रखा है, कौन कौन कितनी है, एक 9 सेंटीमीटर, एक 12 सेंटीमीटर, एक 15 सेंटीमीटर। साइड का हमें पता नहीं कितना है, तदनुसार उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो दोस्तों दो तरीके हैं, एक तो मैं साइड निकालूं, पर मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इसकी साइड निकालूं। तो मैं क्या करूंगा, ये जो मीडियन की लेंथ दे रखी है, सबसे पहले बड़ी खास बात, मैं जानता हूं कि 9, 12, 15, यदि मीडियन को साइड मान लिया जाए तो ये उस समकोण त्रिभुज की भुजा है जिसकी भुजा दे रखी है 9, 12, 15। अर्थात यदि एक समकोण त्रिभुज लूं जिसकी एक भुजा 9 है, एक 12, एक 15, तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट को सेटिस्फाई भी करते हैं। तो यदि मैं इसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दूं, इस वाले का दोस्तों, यदि मैं इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दूं तो क्षेत्रफल आएगा एरिया बराबर 1/2 9 इंटू 12, 2 से हमारा 6 9 छिक्का 54 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है। पर यह क्षेत्रफल उस त्रिभुज का नहीं है जिसका भुजा है, यह उस त्रिभुज का क्षेत्रफल है जिसकी भुजाएं मैंने ये माध्यिका मान ली है। तो दोस्तों क्या हमारे पास कोई ऐसा नियम है जो माध्यिका और साइड में बताता हो, तो मैं कहूंगा मेरे पास है। तो आप दोस्तों ये बात ध्यान रखेंगे, किसी त्रिभुज की माध्यिकाओं के वर्गों का योग और उसी त्रिभुज की भुजाओं के वर्गों के योग में 3:4 का अनुपात होता है, और यही अनुपात क्षेत्रफल में काम करता है। अर्थात यदि किसी त्रिभुज की माध्यिकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल और उसी त्रिभुज की भुजाओं से बने त्रिभुज के क्षेत्रफल में जो अनुपात होता है वो 3:4 होता है। अब बताइए, माध्यिकाओं से जो त्रिभुज बना है उसका क्षेत्रफल है 54, यानी कि दोस्तों कहीं ना कहीं 3 की वैल्यू दे रखी है 54, तो 1 की वैल्यू आएगी 18 और 4 की वैल्यू आएगी 72, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट है। दोस्तों ये वेरी मोस्ट कॉन्सेप्ट है एसएससी सीजीएल स्पेशली मेंस के लिए। 2022 का आप मेंस उठाएंगे तो वहां पर एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, 23 का बात करेंगे तो वहां भी एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा जिसमें माध्यिकाओं की लेंथ दी गई है और क्षेत्रफल त्रिभुज का भुजा है। तो आप कोशिश कीजिए कि अगर माध्यिकाओं की लेंथ दी है तो उसका क्षेत्रफल उसी से निकाल दीजिए, उसे 3 हिस्से के बराबर रखिए, फिर 4 हिस्से का मान निकाल लेंगे, वही त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। चलिए दोस्तों ये ऐसा क्यों है, इसका कॉन्सेप्ट ज्योमेट्री में जब आपको अपोलोनियस का थ्योरम हम पढ़ाएंगे वहां पर आप समझेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अलजेब्रा का क्वेश्चन है। n का मान दिया है 7 + 4√3, बुझाए √n निकालिए। पहले √n निकालने का तरीका डायरेक्ट अगर बात करूंगा 2 + √3 आएगा, पर आएगा कैसे इस बात को आप समझ लीजिए। मेरे दोस्तों आप कोशिश कीजिए जब ये इरेशनल नंबर का स्क्वायर रूट आपसे निकल आए तो आप इसको पहले 2 से भाग कर दीजिए, बचेगा 2√3, इसके 2 फैक्टर कीजिए जिनके वर्गों के योग 7 आए। अब आप सोचिए इसके 2 फैक्टर मेरे सामने हैं, एक 2 और एक √3। ये जो 2 फैक्टर है अगर इसका वर्ग करूंगा तो 4 मिलेगा, इसका वर्ग करूंगा तो 3 मिलेगा, 4 और 3 7 ही है। तो अब इन दोनों फैक्टर का योग यही है, तो ये जो फैक्टर निकले यही इसका स्क्वायर रूट है। तो एक बार 2 लिख दीजिए, एक बार √3 लिख दीजिए, अगर प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, तो ये डायरेक्ट √10 की वैल्यू निकलेगी। चलिए ठीक है, अब एक बात और बूझिए, इसकी वैल्यू प्लस 1/√10 इसके साथ जोड़ के बता दीजिए। तो दोस्तों आप याद रखेंगे अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, एक एक्स बूझा, एक 1/x बूझा गया, तो 2 गुणा बड़ा वाला आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। ये बड़ा और छोटा क्या है, बड़ा यहाँ पर दोस्तों 2 है, क्योंकि √4 है, तो 2 दूनी 4, इसका आंसर दोस्तों डी करेक्ट है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट है क्या, आप इसको एक बार थोड़ा सा और समझ लीजिए। यदि x का मान √a प्लस हो या माइनस हो, कुछ भी हो, √b दे रखा हो, इस रूप में हो जहां a और b में 1 का अंतर है, तो दोस्तों अगर x + 1/x बूझा है तो आप 2 गुणा बड़ा वाला लिख देंगे, 2 गुणा बड़ा वाला। और अगर माइनस बूझा है x - 1/x तो आप 2 गुणा छोटा वाला कर देंगे। किस तरीके से करेंगे, एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहूंगा। जैसे आप यहां समझिए x का मान दे रखा है 2 + √3, तो वास्तव में 2 नहीं है, √4 + √3। तो अब यहां पर डिफरेंस दोस्तों अगर आप देख पा रहे हैं 4 और 3 में 1 का अंतर है, तो कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो मैं क्या करने वाला हूं,
मैं करने वाला हूं x प्लस 1/x निकलवाओ कि 2 गुना बड़ा वाला 3 है या 4 है भाई, अंडर 4 है तो ये 4 माना जाएगा। तो वास्तव में बड़ा वाला ये, तो बड़ा वाला मैं यहाँ लिख दूंगा 2, तो 2 दूनी 4। अगर x प्लस 1/x की वैल्यू पूछेगा 4 ये आएगा, और अगर x माइनस 1/x पूछ लूं तो 2 गुना छोटा वाला है √3, तो आंसर आएगा 2√3। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा होगा। आप नोट पैड लीजिए और इन कॉन्सेप्ट को उतारते रहिए, जब एग्जाम तक आप देखेंगे आपके पास इतना मटेरियल इकट्ठा हो चुका होगा 30 से 40 वीडियो में ही दोस्तों, कि आपके पेपर में सिंगल क्वेश्चन डिजिट से भी बाहर नहीं जाएगा, डिजिट भी मिलेंगे दोस्तों आपको, आप विश्वास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। ए जमा बी जमा सी 6 दे रखा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी ये दे रखा है, क्यूब ये दे रखा है, एबीसी पूछा है। भैया मेरे, आप एग्जाम में बैठे हैं और आपने अगर इसमें फॉर्मूला लगा दिया तो इसका मतलब आप 1 साल पीछे चले गए। क्यों? क्योंकि आप फॉर्मूला लगाएंगे, जितने टाइम में आप इस क्वेश्चन को फॉर्मूले से करेंगे, आपका एक भैया इस क्वेश्चन के साथ साथ अगला भी कर चुका होगा, उस क्वेश्चन को करने के बाद उसका सिलेक्शन भी हो जाएगा, आप अगले साल की तैयारी करेंगे। तो कोशिश कीजिए कि बिना फॉर्मूले काम हो जाए। तो आप ऐसी संख्या सोचिए कि a जमा बी जमा सी 6 है, तो मैं 1 3 1 2 और 1 1 मान लूं भाई, 3 2 5 और 1 6 आ गया, ठीक है। अगर ये आगे वाली दो कंडीशन भी सेटिस्फाई कर गया तो हम बिल्कुल सही हैं। तो ये 3 का वर्ग 9, बी यानी कि 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, 9 4 13 14 ही आ रहा है दोस्तों। अगर क्यूब देख ले तो 3 की क्यूब 27, वेरी गुड, 2 की क्यूब 8 और 1 की क्यूब 1, 27 8 35 और 1 36 ही दे रखा। भाई मुस्कुराइए, क्वेश्चन खत्म है। ए बी सी का मतलब तीनों का गुणनफल, 3 दूनी 6 एकम 6, डी करेक्ट है। कितना आसान लगा। अब आप में से बहुत सारे बच्चे कहेंगे भैया अगर ये दिमाग में एज्यूम ना कर पाए हम डिजिट, तो मैं कहूंगा भाई फिर फॉर्मूला लगा लो। लेकिन अगर आप फॉर्मूला लगाओगे तो 1 साल फिर तैयारी करनी पड़ेगी। तो कोशिश कीजिए कि आप फॉर्मूले का उपयोग ना करें। लेकिन जो बच्चे अभी एज्यूम करने में असक्षम है, मैं उनको समझा दूं कि भाई मैं एक फॉर्मूला जानता हूं कि ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी। वेरी गुड। और अंदर क्या होता है भाई, अगर आप देख पा रहे हैं तो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये फॉर्मूला है। अब हम इसका यूज करेंगे, चलिए करते हैं। इसकी वैल्यू दोस्तों 36 दे रखी है, -3। इसकी बूझिए तो इसको x मान लिया। ए प्लस बी प्लस सी कितना दे रखा है मेरे लाल, वो दे रखा है 6। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी दे रखा है 14, लेकिन ये ए बी माइनस बी सी माइनस सी नहीं दे रखा। तो इसको मैं निकालूंगा, कैसे निकालूंगा इसको समझ लें आप दोस्तों जानते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, आप समझ रहे हैं। एक फॉर्मूला लगाया था, फिर उसके बाद फॉर्मूले की जरूरत पड़ रही है। समझो एक झूठ बोला था, 100 झूठ बोलने पड़ रहे हैं उसके बाद। तो आप कोशिश कीजिए कि आप झूठ ना बोले। चलिए, a प्लस बी प्लस सी कितना है 6, 6 का वर्ग बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दे रखा 14 प्लस 2, जिसकी वैल्यू चाहिए इसको y मान लिया। तो 36 माइनस 14 बराबर 2y। तो दोस्तों 2y का मान है हमारा, 36 में से 14 गया 22, y का मान आ गया 11। दोस्तों इसका मतलब मुझे पता लग गया इसकी वैल्यू 11 है, तो मैं 11 घटाने वाला हूं। तो दोस्तों 36 माइनस 3x बराबर 6 18। अब 3x का मान 36 में से 18 गया 18 आ गया, x का मान दोस्तों 6 आ गया। खोदा पहाड़ निकली चुइयां। क्या फायदा ऐसे मेथड का जो हमें एग्जाम में सिलेक्शन ना दिला पाए भाई। तो आप कोशिश कीजिए कि आप डिजिट एज्यूम कीजिए। दोस्तों ये 10 क्वेश्चन थे, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये 10 के 10 क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे। यदि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो कोशिश कीजिए आप इन वीडियोस के कंटेंट को उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जो बच्चे वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उन बच्चों के साथ साथ हमारा भी बेनिफिट हो। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप समर्थन भी करेंगे, आप हमारा इस कंटेंट को पसंद भी करेंगे, और कोशिश करेंगे कि आप इस कंटेंट के साथ जुड़े रहें, ताकि सीजीएल 2025 जैसे या कोई दूसरा पेपर आपके सामने आए, आप तुरंत दोस्तों इस पेपर को निकाल दो और सिलेक्शन ले लो। धन्यवाद दोस्तों।